गर्मियाँ हसरतें नाकाम से जल जाती हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों ये लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूँ आरजे निकिता। हर शनिवार की तरह इस शनिवार में भी आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ एक खूबसूरत सी फिल्म हमारे बायोस्कोप में। आप इस शायरी से तो पहचान ही गए होंगे कि हम आज कौन सी फिल्म की बात करेंगे। बताएंगे हम यहीं पर रेडियो उड़ान पर। घड़ी में बज चुके 8 और शुरू हो चुका है बायोस्कोप। तो आज की फिल्म है राज। ये फिल्म बनी थी 2002 को 2 फरवरी को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था मुकेश भट्ट ने। इस फिल्म को लिखा था महेश भट्ट ने। इस फिल्म का खूबसूरत संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की एडिटिंग की है अमित सक्सेना ने। इस फिल्म के खूबसूरत गीत लिखे हैं समीर ने। और इस फिल्म में गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक, अभिजीत भट्टाचार्य, जॉली मुखर्जी और अन्य सिंगर्स ने। इस फिल्म में कुल मिलाकर 10 गाने हैं और सारे के सारे गाने सुपर हिट हुए थे। इस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक का भी अवार्ड मिला था। इस फिल्म में अभिनय किया है बिपाशा बासु, दीनू मोरिया, आनंद देसाई, मालिनी शर्मा और आशुतोष राणा ने। ये फिल्म 2002 की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म मानी गई है। ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है और उस समय ये फिल्म सुपरहिट हो गई थी। माना जाता है कि इस फिल्म में जो रोल बिपाशा बासु ने किया है वो रोल पहले मालिनी शर्मा को दिया गया था, पर जब कहानी बिपाशा बासु को सुनाई तो बिपाशा बासु ये कहानी सुनकर इतने डर गई थी कि महेश भट्ट ने डिसाइड कर लिया कि ये रोल बिपाशा बासु को देंगे और बिपाशा बासु ने उस रोल को बहुत ही खूबी से निभाया है। इस फिल्म के लिए बिपाशा बासु को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था फिल्म फेयर में। ये कहानी है ऊटी से। इस फिल्म में बहुत सारे ऊटी के खूबसूरत सीन्स फिल्माए गए हैं। ये फिल्म एक हॉरर फिल्म तो है, पर इस फिल्म में मालिनी शर्मा का डेब्यू भी है। इस फिल्म में बिपाशा बासु और दीनू मोरिया की जोड़ी को पहली बार पर्दे पर लाया गया था और जो कि बहुत ही हिट हुई थी। ये कहानी शुरू होती ऊटी की खूबसूरत वादियों में चले जाते हैं कुछ कॉलेज के स्टूडेंट अपनी छुट्टियां मनाने, और वहाँ कुछ ऐसा घट जाता है जिससे सबकी जिंदगी बदल जाती है। इस कहानी के किरदारों के नाम इस प्रकार हैं: आदित्य धनराज यानी दीनू मोरिया, संजना धनराज यानी बिपाशा बासु, डॉक्टर स्वरूप यानी आशुतोष राणा, मालिनी यानी मालिनी शर्मा। आदित्य धनराज और संजना धनराज पति पत्नी हैं। ये कहानी शुरू होती है ऊटी से, जहाँ ऊटी में खूबसूरत वादियों में घूमने चले जाते कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स। जहाँ निशा नाम की लड़की खेलते खेलते एक ऐसी जगह चली जाती है जहाँ उसे अजीब सी आवाजें आने लगती है, अजीब सी सड़सड़ाहट, अजीब सी आहट, जैसे मानो वहाँ कोई है। उस बंगले में कोई था, पर सच मानो तो वहाँ कोई नहीं था। पर निशा को कुछ आहट सुनाई देती है और वहीं से शुरू हो जाती है एक कहानी, एक राज। वादा किया था जो जाग गई हूँ मैं, जाग गई हूँ मैं। नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी उसे।
उसे यहाँ नहीं पड़ेगा। जाग गई हूँ मैं, उसे यहाँ नहीं पड़ेगा। सब जान जाएंगे, सब लोग जान जाएंगे। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं। जाग गई हूँ मैं जाग गई हूँ। आखिर क्या देख रहे सुअर, मुझे रोक रहा है, मुझे रोकेगा तू। मैं जाग गई हूँ, नहीं छोड़ूंगा। I think you must give her one more injection. सर ऑलरेडी मैं 2 इंजेक्शन दे चुका हूँ, तो असर ही नहीं होगा सर। असर होगा भी नहीं डॉक्टर। आप जिसे दिमाग का एक मामूली सा बुखार समझ रहे हैं ना, दरअसल एक बहुत बड़ी बीमारी है जो सदियों से इंसान का पीछा कर रही है। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप सिर्फ इंसानों का इलाज करना चाहते हैं, बिगड़ी हुई आत्माओं का नहीं। और ये एक बिगड़ी हुई आत्मा है। और आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यकीन करना आपके पेशे को सूट नहीं करता। असली बात तुम्हारे ऊपर नहीं, उस लड़के के ऊपर हुआ है। वक्त बहुत कम है, उसका शरीर उस आत्मा को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फट जाएगा। बचाना चाहते हो उसे? कहाँ हुआ थे सब, कहाँ हुआ थे सब? मैं वहां था जब मुझे उसकी चीख सुनाई दी। मैं दौड़ते हुए यहां तक पहुंचा। वो वहां सामने खड़ी थी, एकदम शांत। उसके करीब जाते वक्त तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो लगा कि वो शरारत करके मुझे अपने पास बुलाना चाहती थी। इसके अलावा कुदरत का कोई इशारा, हवा का कोई तेज झोंका जो तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो? नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे कोई तुम्हें हाथ पकड़कर कहीं ले जा रहा हो और तुम्हारा अपने ऊपर कोई वश ना हो? नहीं। उसके पास जाने पर तुम्हें उसके चेहरे में किसी दूसरे का चेहरा नजर आया? नहीं। उसकी आंखों में तुम्हें प्यार की जगह कोई वहशत नजर आई? नहीं। नहीं। दरअसल सब कुछ हमें इतने जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे तो लगा, अरे हाँ, लेकिन जितने जोर से उसने मुझे धक्का दिया था ना, उसे तो इससे तो यह लगता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं, यकीनन किसी बुरी आत्मा का काम है। आखिर वो निशा जो उनके ग्रुप के साथ घूमने आई थी, वो उस आत्मा के साथ चली जाती है। आखिर वो आत्मा निशा को भी नहीं छोड़ती। प्रोफेसर स्वरूप वास्तुशास्त्र के प्रोफेसर थे, जो आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्हें इस बात का पता था कि आखिर निशा की मौत कैसे हुई। आखिर निशा को किसी बुरी आत्मा ने जकड़ लिया था और उसने निशा को भी नहीं छोड़ा, निशा की जान ले ली। ये कहानी शुरू होती है ऊटी से और जुड़ी होती है आदित्य धनराज से। आदित्य धनराज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिनकी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे होटल्स ऊटी से लेके पूरे भारत भर में होते हैं। संजना धनराज, जिससे आदित्य ने 3 साल पहले शादी की हुई होती है, पर आदित्य के बिजनेस की वजह से, आदित्य के बिजी शेड्यूल की वजह से आदित्य धनराज संजना धनराज को, यानी अपनी पत्नी को अवॉइड करता रहा। संजना की कोई बात वो ना सुनता था, ना कभी मानता था। उसे तो अपने बिजनेस की पड़ी थी, वो तो दिन रात बिजनेस करना चाहता था। और संजना उसी वजह से आदित्य से दूर दूर हो रही थी। आखिर संजना और आदित्य दूसरे को चाहते थे। संजना आदित्य की जुदाई सह नहीं पा रही थी और इसीलिए वो नींद की गोलियां लेने लगी थी, ताकि वो चैन से सो पाए, आदित्य से दूर रह पाए। यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी होती, जिसमें बहुत सारे शहर के लोग आते हैं, जहाँ आदित्य सभी से मिलने जुलने में बिजी था।
उसका संजना की तरफ ध्यान ही नहीं था। उसे तो बस अपनी बिजनेस मीटिंग, अपने डेलीगेट्स, सबसे मीटिंग करने में वो बिजी था। संजना बार बार आदित्य से बात करना चाहती थी, पर आदित्य है कि संजना से कुछ बात करना नहीं चाहता था। फिर संजना आदित्य से बहस करके लड़के आदित्य से गाड़ी की चाबी छीन लेती है और वो गाड़ी चला के कहीं दूर जाना चाहती है। तभी अचानक गाड़ी चलाते चलाते संजना को कोई आवाज आती है, मानो उसको किसी ने बुला लिया हो अपने पास। और अचानक संजना अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देती है और संजना का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इट्स ए मिरेकल, वरना इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद मरीज को एक खरोच तक नहीं आया, इसे आप चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। पर अगली बार आप उन्हें सावधान रहने को कहिएगा। इतनी ज्यादा नींद की गोलियां खाने के बाद उन्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए। देखिए मिस्टर आदित्य, इस वक्त उन्हें आपकी केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो अच्छा हुआ ऊपर वाले ने उन्हें बचा लिया, वरना आज तो आपने उन्हें खो ही दिया था। इतनी बड़ी सजा दे रही थी मुझे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे हम? दिन रात जानवरों की तरह लड़ते लड़ते थक गई हूं मैं। अब हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए आदित्य। लेट्स गेट डिवोर्स्ड। ऐसा मत कहो संजना, आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग। कोई फायदा नहीं है, अब तुम वो पहले वाले आदित्य नहीं रहे। तुम वो आदमी नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। 1 साल के अंदर तुम कितने बदल गए हो आदित्य। क्या हो क्या है तुमको? और अब हमारे बीच में फासले। मैं सारे फासले कम कर दूंगा। प्लीज गिव मी वन मोर चांस। बस एक मौका चाहिए मुझे। चलो कुछ दिन के लिए यहां से दूर चलते हैं, कोई ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम हो और मैं। नो वर्क, नो कॉल्स, नथिंग। और तुम्हारा वो हांगकांग का डेलीगेशन? आई डोंट केयर, वो लोग इंतजार कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। बोलो कहां जाना चाहती हो तुम? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, होनोलुलु, मियामी, एनीवेयर। मैं तुम्हें इतनी दूर लेके जाना चाहता हूं जहां मेरी और तुम्हारे अलावा हमें पहचानने वाली कोई आवाज ना हो। ऊटी। मैं अब उसी तरह सब कुछ वहीं से शुरू करना चाहती हूँ जहां हम पहले मिले थे, जहां से हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। जाने अनजाने में संजना ने उस जगह नाम ले लिया था जहाँ पर उसे कभी जाना नहीं चाहिए था। आदित्य संजना की बात सुनकर उसे ऊटी लेके आता है, वो जगह जहाँ पर उनको कुछ पल साथ बिताने का मौका मिले, वो जगह जहाँ पर वो पहली बार मिले थे, जहाँ पर उनकी प्यार के किस्से लोग सुनाते थे, जहाँ पर उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। वहीं पर आदित्य और संजना आते हैं अपने प्यार को, अपनी शादी को एक और मौका देने के लिए, अपनी शादी को बचाने के लिए, वो सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए जो उन दोनों के बीच में थे। शायद ऐसा करने से दोनों और करीब आ पाए, अपनी शादी बचा पाए। यहाँ आके संजना को पुरानी यादें याद आती हैं, कैसे आदित्य और संजना मिले थे, कैसे उन दोनों में बेहद प्यार था, कैसे वो दोनों
एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। कैसे उनकी यहीं पर शादी हो गई थी। और न जाने कितनी बातें, जितने दरवाजे खोलो उतनी यादें, उतने सारे पल संजना को याद आ रहे थे। अब तो आदित्य संजना के बिना कहीं जाना नहीं चाहता था, अपनी शादी को बचाना चाहता था। इसीलिए संजना को नींद की गोलियां भी दान दे रहा था। वो संजना के लिए जागना चाहता था, वो अपनी शादी बचाना चाहता था। यहाँ आकर आदित्य अपने दोस्त अजय और प्रिया को मिलता है, उनको भी अपनी शादी के बारे में बताता है। तो वो दोनों भी आदित्य और संजना को हौसला देते हैं कि वो उनकी शादी को बचाने के लिए उनकी मदद करेंगे। संजना और आदित्य अपनी शादी को बचाने के लिए हर कामयाब कोशिश कर रहे थे और वो मानो कामयाब भी हो रहे थे। यहाँ आदित्य और संजना एक दूसरे के करीब आने लगे थे। धीरे धीरे ही सही संजना और आदित्य एक दूसरे को फिर से चाहने लगे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे। पर अचानक धीरे धीरे संजना को कुछ आवाजें आने लगती हैं, कोई आहट, मानो कोई संजना को बुला रहा हो। किसी की आहट संजना से कुछ कहना चाहती हो। संजना कुछ चीजें उठाती है तो वो चीजें वापस गिरती हैं। संजना दरवाजे बंद करती है तो मानो वापस वो खुल जाते हैं। अचानक संजना के बाल उड़ने लगते हैं, अचानक हवाएं तेज आने लगती है, मानो संजना के पास कोई आ रहा हो, कोई कमरे में हो जो संजना से कुछ कहना चाहता हो, कोई ऐसी आहट जो संजना से मिलना चाहती है, कोई ऐसी शख्सियत जो संजना से कुछ कहना चाहती है। मानो संजना उससे डर रही हो, मानो संजना से कोई उनकी बात कहना चाहता है, मानो किसकी आहट संजना सुन रही है, मानो संजना को कोई अपना राज बताना चाह रहा है। आखिर कौन है वो जो संजना को अपनी बात कहना चाहता है? चलिए हम भी पता लगाते हैं। संजना क्या हो गया तुम्हें? संजना, इट्स मी संजना, मैं हूँ आदित्य। बहुत दर्द था उसकी आवाज में, वो बहुत तकलीफ में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए आदित्य। संजना, कोई होगा तो तुम उसकी मदद करोगी ना? कोई नहीं है वहां। मैंने एक बार नहीं बार बार उसकी चीख सुनी है। तुम चाहो तो मुझे पागल समझ सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये उतना ही सच है जितना मेरे सामने खड़े हुए तुम सच हो। अगर ये सच है तो मैंने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? मुझे क्यों नहीं महसूस हुई उसकी तकलीफ? तुम्हें तो किसी की तकलीफ का एहसास होना बहुत पहले ही बंद हो गया आदित्य। संजना, सारी तकलीफ की जड़ ये है। ये नींद की गोलियां खा के ना तुम सोती हो ना जागती हो, कुछ भी बोलती हो कुछ भी सुनती हो। इनके बिना मुझे नींद नहीं आती आदित्य। तो ना है नींद, मैं जागूंगा तुम्हारे साथ, जी भर के बातें करेंगे हम। पूरी रात तुम्हारा हाथ अपने हाथों में थाम के बैठूंगा मैं। जब तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था तब तुम मुझसे दूर भागते रहते थे आदित्य। उस वक्त जब मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी थी
खामोश रहे और मैं अपनी तकलीफ में अकेली घुटती रही। मैं जागती रही और तुम सोते रहे। अगर उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामा होता तो आज मुझे इन गोलियों की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर। खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों। समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या। अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों, और कहां? जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। चाहे बात हो राजनीति के मैदान से। I think Aam Aadmi Party is doing good in Delhi, and this happens to be the wake-up call for all political parties in India nowadays. या बात हो रसोई घर की। मुझे लगता है ये जो गैस का लिमिटेड कोटा कर दिया है ना, वो नहीं करना चाहिए था। या फिर बात हो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में डोनेशन की। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में डोनेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। हर तरह के विचारों के लिए, वाद विवाद के लिए जुड़ जाए रेडियो उड़ान के संग। शनिवार रात 10 से 11 और रविवार 9 से 10। प्रोग्राम बदलते दौर में। ब्रेक के बाद रेडियो उड़ान पर आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप। मैं हूँ आरजे निकिता और आज की फिल्म है राज। अब तो आदित्य को भी लगने लगा था कि संजना की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो संजना को बहुत समझाता है कि ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर। फिर भी संजना उसकी बात मानती नहीं है, क्योंकि संजना ने किसकी आहट सुनी थी, किसी की चीखें सुनी थी। संजना करे तो क्या करे, आखिर किससे कहे। संजना अपने नौकर रॉबर्ट को ढूंढने चली जाती है। वो बहुत दिन से काम पे नहीं आया था, ये बात उसे पता चलती है। तो फिर वो उसके घर चली जाती है, तो वहाँ पर रॉबर्ट की पत्नी उसे बताती है रॉबर्ट पिछले 8 महीनों से गायब है। पहले तो उसे कहीं देखा भी नहीं गया था, कितने दिनों से उसे कहीं देखा नहीं गया है। बहुत पहले उसने बहुत सारी आवाजें सुनी थी, किसी की चीखें सुनी थी। वो बार बार कह रहा था कि कोई तो है, पर कोई नहीं था। कितने दिनों से उसका कोई पता नहीं है। फिर संजना को भी इस बात का एहसास होता है कि जो आवाजें उसको सुनाई देती है, जो चीखें उसको सुनाई देती है, वही चीखें, वही आहट रॉबर्ट को भी सुनाई दे रही थी। तो फिर तो वो गलत नहीं है, कोई तो है। संजना सोच में पड़ती है कि आखिर वो किससे कहे ये बातें। फिर संजना अपनी दोस्त प्रिया के पास चली जाती है। प्रिया को सारी हकीकत बताती है, आखिर कैसे उसे आवाजें आती है। कोई उसके घर पर है, कोई उसे कुछ कहना चाहता है। पत्तों की सड़सड़ाहट, अचानक व्हील चेन का बजना, अचानक दरवाजे खिड़कियां बंद होना, अचानक किसी की आहट, खून की धाराएं बहना, न जाने कितनी बातें। उसकी दोस्त प्रिया भी सुनकर हैरान हो जाती है और फिर वो बताती है प्रोफेसर स्वरूप का पता। प्रोफेसर स्वरूप जो वास्तुशास्त्र के स्पेशलिस्ट थे। प्रोफेसर स्वरूप सारी बातें सुनते हैं।
और संजना से कुछ सवाल करते हैं। जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन आप सोच के जवाब दीजिएगा। जी पूछिए। आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? आत्माएं, अच्छी बुरी, भला चाहने वाली, सताने वाली, अपने अधूरे कामों को पूरा करने की ख्वाहिश रखने वाली, आपने कभी भटकती हुई रूहों के बारे में सुना है? जी। क्या इस बहती हुई हवा ने कभी आपके कान में आके कुछ कहने की कोशिश की है? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि चीजें आपके सामने से अचानक गायब हो जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं? कुछ, मेरा मतलब है कि कुछ अजीब अजीब सी आवाजें, एक चौंका देने वाली आहट, किसी के ना होने के बाद भी किसी के होने का एहसास। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप जीते जागते खुली आंखों से कोई भयानक सपना देख रही हैं? हाँ, आपको कैसे पता चला? इसका मतलब कोई है जो अपने मिट जाने के बाद भी अपने वजूद का, अपने होने का एहसास दिलाना चाहता है। इसके ऊपर क्या है? कब से नहीं खुला है दरवाजा? करीब 2 साल से। फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ आता जाता रहा है। सूरज चलने तक अगर इस नींबू का रंग नहीं बदला तो समझिए कि सब ठीक है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। आखिर सूरज ढल जाता है और नींबू का रंग लाल हो जाता है। वो ही ऊर्जा था जो प्रोफेसर स्वरूप ने कहा था। आखिर संजना के घर पे ऐसी कोई आत्मा थी जो संजना से बात करना चाहती थी। संजना तय कर लेती है कि वो उस आत्मा से बात करेगी। आखिर वो उससे क्या चाहती है वो सब पूछ लेगी। और फिर संजना उस जगह जाती है जहाँ से उसे आवाजें आने लगती है। वो दरवाजा खोलती है जो 2 सालों से नहीं खुला था। संजना वहाँ जाकर उस आत्मा से बात करना चाहती है। आखिर कौन है, क्या चाहती है उससे वो, और न जाने कितनी बातें। अचानक हवा तेज बहने लगती है, किसी की आहट सुनाई देने लगती है, किसी की चीखें जोरदार सुनाई देने लगती। और तभी अचानक आ जाता है आदित्य। संजना बहुत डर जाती है। आदित्य उसे समझाता है कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई आत्माएं नहीं है। तो संजना उसे कहती है कि प्रोफेसर स्वरूप ने कहा था कि कोई ना कोई उनके घर पर है। संजना बहुत डरती है। ये सब देखकर आदित्य स्वरूप के घर चला जाता है और उनको बहुत कुछ भला बुरा कहता है और मार पीट करके वहाँ से चला आता है। ये बात पूरी मीडिया में फैल जाती है। आदित्य के पापा आदित्य के दोस्त को फोन करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आदित्य को समझाओ
कि ऐसा वो कुछ न करे जिससे उनके बिजनेस को, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। यहाँ आदित्य दोस्त की बात मान लेता है। आदित्य का दोस्त बता देता है कि उन्हें जल्द से जल्द मुंबई चले जाना है। संजना और आदित्य मुंबई के जाने के लिए निकलते हैं और ये बात पता चल जाती है प्रोफेसर स्वरूप को। वो कहते हैं कि जब तक वो बुरी आत्मा नहीं चाहेगी तब तक वो लोग मुंबई तो क्या कहीं नहीं जा सकते। संजना को भी ऊटी में ही रुकना होगा। फिर भी आदित्य संजना को लेके मुंबई के लिए चला तो जाता है, लेकिन बीच में तूफान आ जाता है, आगे गाड़ियां जा ही नहीं पाती। तो आदित्य संजना को समझाता है और कहता है कि उसे मीटिंग के लिए जाना ही होगा। संजना उसे मीटिंग के लिए जाने के लिए कहती है और वो ऊटी वापस चली आती है। आखिर प्रोफेसर स्वरूप की बात सच हो जाती है। अब संजना तय कर लेती है कि वो उस आगे बात कर लेगी और वहीं पर उसे मिल जाता है रॉबर्ट। वही रॉबर्ट जो पिछले 8 महीने से लापता था। वो भी कहता है कि उसने भी वही आवाजें, वही चीखें सुनी है। अब तो संजना उस आत्मा से बात करना चाहती है। आखिर कौन है, क्या चाहती है वो उससे, कौन है वो, क्या लेना है उससे। संजना उसे धमकी देती है कि वो अपने घर से उसे निकाल देगी। वो घर संजना का है। वो संजना उससे डरती नहीं है, उसके पास आए। वो संजना से अगर कुछ कहना चाहती है तो कह दे। और न जाने कितनी बातें। आखिर संजना उस आत्मा का चेहरा देख लेती है और ये बात बताने के लिए वो चली जाती है प्रोफेसर स्वरूप के पास। पर प्रोफेसर स्वरूप संजना की एक न सुनते हैं। वो कहते उनके पति ने उसे बहुत कुछ सुनाया था, बहुत मारपीट की थी। फिर भी संजना अपनी बात प्रोफेसर स्वरूप को बता ही देती है। मैंने उसका चेहरा देखा है, कोई औरत है। ये सब क्या चक्कर है प्रोफेसर साहब? पहले तो वो सिर्फ इसे सुनाई देती थी और अब दिखाई दे रही है। ये सब क्या हो रहा है? कहीं तुम्हारा संबंध उस हादसे के साथ तो नहीं है? किस हादसे के साथ? यह हादसा भी आपके घर के पीछे वाले जंगल में हुआ था, ठीक उसी जगह जहां से आपने चीखने और गोली चलने की आवाज सुनी थी। यह हादसा 16 मई को हुआ था और आपका एक्सीडेंट भी उसी रात हुआ था। इस घटना के तकरीबन 2 घंटे बाद आपने ठीक होने के तुरंत बाद अपने पति से ऊटी आने की जिद की थी, जबकि आपके पति आपको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाने के लिए तैयार थे। मतलब? जो शक्ति आपके घर में है और जिसने इस लड़की ने निशा की जान ली है, ये दोनों एक ही हैं। यानी वो मुझे भी? पता नहीं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात है कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है। पर क्या? इस बात का फैसला उसी जगह जाकर होगा। आखिर संजना उस जगह चली जाती है जहाँ पर उसने चीखों की, गोलियां चलने की आवाजें सुनी थी। वहाँ संजना जाकर बहुत कुछ कहती है। आखिर उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता। फिर प्रोफेसर उसे अकेले जाने के लिए कहते हैं।
आखिर उस जगह पर संजना अगर अकेले जाए तो ही सब कुछ हो सकता है। इसीलिए संजना उसी जगह पर अकेले चली जाती है। रात के 12 बजे के समय संजना उस जगह चली जाती है जहाँ पर उसे चीखों की गोलियों की आवाजें आती हैं। आखिर संजना के लाख चिल्लाने के बाद, लाख पुकारने के बाद वही चीखे, वही आवाजें संजना सुन लेती है। और अचानक उस जगह पर संजना को ऐसी आवाजें आने लगती है मानो संजना को कोई कुछ कह रहा हो, मानो संजना को कोई अपनी बात बता रहा हो। प्रोफेसर के सिखाने के बाद संजना वो मंत्र पढ़ लेती है जिससे वो आत्मा उसके पास आती है और संजना उसका चेहरा देख लेती है। संजना को उसी जगह पर एक रिवॉल्वर मिलती है। आखिर उसी रिवॉल्वर से गोलियां जो चली थी, अब संजना उस रिवॉल्वर का पता लगाने चली जाती है। एक शॉप में चली जाती है। वहाँ पर उसे पता लगता है कि ये रिवॉल्वर किसी आर्मी ऑफिसर की है। संजना वहाँ पर फोन करती है और उसे बता देती है कि उसे सारा राज पता चल गया है। आर्मी ऑफिसर डर जाते हैं और संजना को मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये गन आपको कहाँ और किन हालात में मिली? आपने उस लड़की को क्यों और किन हालतों में मारा? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मैं भला उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि आप जैसे लोग ऐसा ही करते हैं। मासूम और बेबस लड़कियों को पकड़ के लाते हैं, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और जब अपना मन बहल जाए तब उन्हें अपनी गोलियों का शिकार बना लेते हैं, ताकि आप जैसे जानवर अपना गंदा चेहरा अपनी मेडल्स और खूबसूरत बॉडी के पीछे छुपा सके। दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता जैसा तुम कह रही हो। हाँ, वो मेरी बेटी थी, लेकिन उसने बेटी होने का मुझे कोई भी सुख नहीं दिया। दिमागी रूप से बीमार थी। कई बार अस्पताल में मैंने उसे भर्ती कराया, लेकिन हर बार वो भाग जाया करती थी। एक बार उसने मुझे मेरे ही कमरे में बंद किया और हमेशा के लिए भाग गई। उसके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी रिवॉल्वर भी गायब थी। मैंने पुलिस में कंप्लेन की, अखबारों में छपवाया, हर जगह उसे ढूंढा। और मेरी तलाश उस वक्त खत्म हो गई जब तुमने मुझे टेलीफोन किया। मैं समझ गया मेरी बेटी अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। इंडिया, इंडिया, we will sing. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything is a group of indignation. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति। Say Everything is a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today.
ये जगह ताजमहल के बीचों बीच एकदम केंद्र में है। यही सोई है वो। ये कब्र है मुमताज महल की और बगल वाली कब्र है उनके बेहद प्यार करने वाले शौहर शाहजहां की। हमारी सांस्कृतिक विरासत। हमारे पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। संपूर्ण पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठ स्थान है भारत, और भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्री बद्री धाम, जहाँ पर स्वयं श्री नारायण हर पल हर घड़ी विराजमान रहते हैं। जानना चाहते हैं इन सबके बारे में? जी हाँ दोस्तों, जुड़ जाइए मेरे यानी गीता सुमन के साथ शो भारत दर्शन में हर शनिवार शाम 7 से 8 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। और मेरे साथ कीजिए संपूर्ण भारत की यात्रा भारत दर्शन में और जानिए अपनी धरोहर, अपनी विरासत, अपने पर्यटन एवं धार्मिक स्थल को सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप। मैं हूं निकिता। अब तो ये बात पता चल गई थी कि संजना को आवाज देने वाली, संजना को जो चीखें सुनाई दे रही थी वो एक औरत की थी, एक मालिनी नाम की लड़की की थी। वो चीखें एक लड़की की थी, मालिनी की। आखिर कौन थी वो? आखिर क्या था राज? अगर ये पता लगाना हो तो कैसे लगाएं? तो प्रोफेसर स्वरूप संजना को बता देते हैं कि अगर हमें आत्माओं को बुलाना है तो हमें एक किताब पढ़नी है, पर ये किताब पढ़ने के बाद कुछ बुरी आत्माएं आती तो है हमारी मर्जी से, पर जाती है अपनी मर्जी से। अगर वो नहीं जा पाई तो क्या होगा? ये बात पूछ ली थी संजना की दोस्त प्रिया। तो प्रोफेसर स्वरूप कहते हैं फिर तो संजना की वही हालत होगी जो हालत हुई थी निशा की, यानी संजना अपनी जान भी खो सकती है। पर संजना इस बात के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है चाहे जो हो जाए, पर उस आत्मा से वो बात करके रहेगी। आखिर वो क्या चाहती है? आखिर वो संजना से क्यों मिलना चाहती है? और फिर संजना वो किताब पढ़ती है और वो आत्मा संजना के पास चली आती है और संजना के शरीर में प्रवेश कर लेती है। और तभी वहीं पे आता है आदित्य। संजना के आवाज में मालिनी बात करती है। वो राज जो आदित्य ने संजना से छुपाया था, वो राज जिसकी वजह से संजना और आदित्य की जिंदगी बिखर गई थी, वो राज जो संजना और आदित्य को अलग कर चुका था। संजना यानी मालिनी आदित्य को कहती है आखिर वो वापस आएंगे या? तो आदित्य उसे पहचान लेता है। वही लड़की मालिनी जो आदित्य का अतीत था, जिसकी वजह से आदित्य और संजना की जिंदगी बिखर गई थी। आदित्य के पहचानने के बाद संजना को होश आ जाता है और संजना आदित्य से पूछ लेती है कौन है वो? आखिर कौन थी जिसके बारे में आदित्य छुपा रहा था? फिर आदित्य सारी सच्चाई बता देता है, कैसे उससे एक छोटी सी भूल हो गई थी, कैसे उसने संजना से बेवफाई कर ली थी, कैसे उसकी जिंदगी में पिछले साल
एक लड़की आई थी मालिनी नाम की, और कैसे आदित्य और उसके बीच वो रिलेशन बन गए थे। He loves me. He loves me not. He loves me. क्या हो गया तुम्हें? Are you mad? Give me the gun. Relax. Give me the gun. Relax. Give me the gun. Give me the gun. Relax. खाली है. Relax. ये बंदूक कहाँ से मिली? इस तन्हा खाना बदोश जिंदगी में कब कौन कहाँ कैसे मिल जाए, कब इसकी जरूरत पड़ जाए, कौन जानता है। हर इंसान तुम्हारी तरह शरीफ, खूबसूरत और ईमानदार तो नहीं होता ना। आखिर संजना को वो राज पता चल गया था जो आदित्य ने संजना से छुपाया था। आखिर आदित्य संजना को बता देता है कि उससे जाने अनजाने में इतनी बड़ी भूल हो गई थी, पर उसे अपनी गलती का एहसास है। उसे पता चल गया था कि मालिनी दिमागी तौर पर बीमार है, इसीलिए उसने मालिनी को समझाया था कि वो शादीशुदा है, वो अपनी पत्नी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। फिर भी मालिनी उसकी बात मान नहीं रही थी और अचानक मालिनी अपने आप को गोली मार देती है। फिर आदित्य और रॉबर्ट उसकी लाश छुपा लेते हैं। आदित्य सारी सच्चाई संजना को बता देता है, पर संजना आदित्य से नाराज होकर वहां से चली आती है। आखिर आदित्य ने संजना का विश्वास तोड़ दिया था। वो आदित्य जिसे संजना दिलो जान से चाहती थी, आखिर आदित्य ने संजना से झूठ बोला था, संजना से इतना बड़ा राज छुपाया था। संजना ये सारी बातें अपने दोस्त को बता देती है तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि उसने अच्छा किया। तभी प्रोफेसर स्वरूप संजना को कहते हैं उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर वो आत्मा यही चाहती थी आदित्य और इसको अलग करने के लिए। अब तो संजना ही है जो आदित्य को बचा सकती है। क्योंकि अब यही आदित्य की जान बचा सकती है। अब वो हमेशा के लिए आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी और इसके लिए उसे आदित्य को उसके शरीर से मुक्त करना पड़ेगा, उसकी जान लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ तुम्हारे और अपने बीच के रिश्ते को ठीक करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आई हूँ। एक बार मैं तुम्हें तुम्हारे घर की चौखट तक सही सलामत पहुँचा दूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहती। शारदा, जी मैम साहब का सामान लेके आओ, हम लोग इसी वक्त मुंबई जा रहे हैं।
जी मैम साहब। साहब कहाँ है? अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? साहब कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम साहब। साहब अभी अभी तो आपके साथ गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो अभी आई हूँ। Oh my God! Oh my God! अंत की शुरुआत ऐसे ही होती है। उस ताकत ने अपने शिखर तक पहुंचना शुरू कर दिया है। अब वो मेरी शक्ति किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। संजना प्लीज लुक एट मी। संजना, संजना मेरी बात सुनो प्लीज। संजना मेरी तरफ देखो प्लीज। लुक एट मी वंस संजना। ओह शिट! आखिर मालिनी ने संजना का रूप लिया था और आदित्य का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। सभी को ऐसे लगने लगता है कि आदित्य नहीं बचेगा, क्योंकि आदित्य का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था कि मानो आदित्य जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तभी प्रोफेसर स्वरूप संजना को बताते हैं कि अगर हम लोग उस जगह जाए जहाँ पर मालिनी की लाश है, उस लाश को जलाए तो ये आत्मा आदित्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फिर आदित्य को वो अपने साथ नहीं ले जा सकती। संजना सबसे छुप के प्रोफेसर स्वरूप के साथ उस जगह पे चली जाती है जहाँ पर वो लाश होती है। पहले तो उन्हें वो लाश ढूंढने में बहुत वक्त लगता है। आदित्य की सांसें धीरे धीरे रुक रही थी। प्रोफेसर स्वरूप संजना को बताते हैं जब तक आदित्य की सांसें हैं तब तक वो कुछ न कुछ तो कर लेंगे और आदित्य को बचा ही सकते हैं। यहाँ बहुत मुश्किल के बाद उन्हें मालिनी की लाश मिलती है और वहीं से शुरू होती है वो जंग संजना और मालिनी के बीच, मानो जिंदगी और मौत के बीच, मानो एक पत्नी और एक आत्मा के बीच। यहाँ संजना उस लाश को जलाने के लिए वो कोशिश कर रही थी ताकि उसका आदित्य बच पाए, और यहाँ आदित्य जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। बहुत मुश्किल के बाद संजना को एक तरकीब सूझती है कि गाड़ी का पेट्रोल निकाले, उसको जला ले। तभी प्रोफेसर स्वरूप मालिनी का रूप धारण कर लेते हैं। उनके शरीर में मालिनी की आत्मा चली जाती है और वो संजना को रोकने की कोशिश करते हैं। वो हर कोशिश करते हैं जिससे संजना उस गाड़ी के पास ना पहुंच पाए और वो पेट्रोल ना ले पाए। फिर भी गिरते संभलते संजना उस गाड़ी के पास पहुंचती है और वो गाड़ी प्रोफेसर स्वरूप के ऊपर से लेके जाती है ताकि कुछ देर तो संजना पेट्रोल लाने में कामयाब रहे। और बहुत मुश्किल के बाद संजना पेट्रोल लाने में कामयाब होती है, पर पीछे से मालिनी के रूप में प्रोफेसर स्वरूप आते हैं संजना को मारने के लिए। फिर भी संजना पेट्रोल लाश पर छिड़कती है और आग लगाने की कोशिश करती है, पर माचिस की तीली उसे जल नहीं पाती। यहाँ आदित्य अपनी आखिरी सांस ले रहा था, मानो आदित्य मौत को गले लगाने वाला हो, और संजना मुश्किल से माचिस जलाती है और उस लाश को जलाने में कामयाब होती है और यहाँ आदित्य के प्राण बच जाते हैं। आदित्य का मेजर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। पूरी मीडिया आदित्य की हालत के बारे में जानकारी लेने के लिए बाहर खड़ी होती है, तो डॉक्टर सबको बता देते हैं कि आदित्य बच चुका है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। संजना मैं गलत था, बिल्कुल गलत। हमारा दोस्त बच गया, तुम्हारा आदित्य बच गया। I'm so happy. I'm so happy.
आदित्य के जिंदा रहने की सिर्फ एक वजह है, संजना। संजना ने साबित कर दिया है कि अगर एक औरत अपने सुहाग को बचाने की जिद करे तो वो ईश्वर और शैतान दोनों के इरादे बदल सकती है। आखिर संजना आदित्य को बचा ही लेती है। क्या डरावना रात था, है ना? बस यही पर पूरी होती है आज की ये फिल्म राज। आपको हमारी आज की बायोस्कोप और आज की ये फिल्म कैसे लगी हमें जरूर बताइए। हमें अपने फीडबैक, अपने सुझाव, अपनी राय देने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com और हमारी दूसरी ईमेल आईडी है nikita@radioudan.com। आप हमें स्काइप पे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAN रेडियो उड़ान। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/radioudan। आप ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो उड़ान और बायोस्कोप। अब मुझे दीजिए इजाजत। घड़ी का इशारा हो चुका है कि अब हमें चलना होगा। मैं अगले हफ्ते यहीं पर आऊंगी, इसी रेडियो स्टेशन पर, लेकर खूबसूरत सी फिल्म और हमारा ये बायोस्कोप। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान। अब निकिता को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। नमस्कार। जिस्म से